नमस्कार। बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बाइजूस आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप भी आयोजित करता है, जो कि इस बार 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, यह वर्कशॉप भारत के विभिन्न शहरों में यह ऑफलाइन वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इस बार 22 अक्टूबर को पहले 4 से 5 मॉक टेस्ट होता है और फिर 5 से 7 यह वर्कशॉप दिल्ली सेंटर पर डॉक्टर एसपी झा सर के द्वारा ली जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण जो वर्कशॉप है, यह अजीत सर के द्वारा ली जाएगी और यह भी 22 अक्टूबर को ही ली जाएगी, जो कि हमारे लखनऊ सेंटर पर। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, हैदराबाद सेंटर पर अनुभव सारांश सर के द्वारा यह वर्कशॉप ली जाएगी। इसी तरह से दिल्ली के ही हिंदी सेंटर पर श्री प्रिंस सर के द्वारा यह वर्कशॉप ली जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से हमारे चेन्नई सेंटर पर निशा मैम के द्वारा यह वर्कशॉप ली जाएगी। और दोस्तों, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साप्ताहिक समसामयिकी में एक्सप्लेन्ड सीरीज में इस बार हम लोग चर्चा करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की, जिसमें हमारे वरिष्ठ शिक्षक उपेंद्र सर के द्वारा यह क्लास ली जाएगी। इसके लिए आज रात 8 बजे आप लोग लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, जो कि पृष्ठ संख्या 12 पर आया हुआ है। इसको हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, कल भी हमने एक छोटी खबर ली थी, इसको आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सेविंग द वल्चर्स ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु में गिद्धों को बचाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि यह गिद्ध कितने महत्वपूर्ण हैं, यह पर्यावरण के लिए कितने आवश्यक हैं। इन गिद्धों के महत्व की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इन गिद्धों की जो संख्या में कमी आ रही है, इस गिरावट का कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के जो उपाय किए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया है, क्योंकि तमिलनाडु में यह वल्चर्स घटते जा रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो तमिलनाडु में वल्चर्स की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी है, मानवीय हस्तक्षेप भी है, और इसके साथ साथ जैसे पशुओं को जो दवाएं दी जाती हैं, दर्द निवारक दवाएं, उसका भी कारण बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, इस राज्य में 4 प्रजातियों का यह घर है तमिलनाडु, जिसमें जिप्स बेंगालेंसिस लंबी चोंच वाले गिद्ध, जिसको जिप्स इंडिकस कहते हैं, एशियाई राजा गिद्ध जिसको सर्को जिप्स कैल्वस कहते हैं, और मिस्र के गिद्ध जिसे नियोफ्रान परकनोप्टेरस कहा जाता है। तो इसके बारे में हालांकि हमने कल बताया था। तो तमिलनाडु के किन क्षेत्रों में इनकी आबादी पाई जाती है। तो तमिलनाडु का जो नीलगिरी क्षेत्र जो है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इवन नीलगिरी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि यह जो है ज्वाइंट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, यह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन बिंदु है। तो दोस्तों, यहां पर नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट भी है, नीलगिरी, इरोड और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इन सब क्षेत्रों में यहां पर गिद्ध देखे जाते हैं। तो इन गिद्धों की 4 प्रजातियों में से 3 के जो घोंसले हैं मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, इसके साथ साथ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के गिद्धों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यह घटता जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना स्टार्ट की है। दोस्तों, 80 के दशक में अगर देखा जाए तो गिद्धों की संख्या 4 करोड़ हुआ करती थी, जो कि 2017 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई है। तो इसलिए इसके लिए 2006 में भी कार्यक्रम चलाया गया था, और इसके साथ साथ अब दूसरे चरण में 2020 से 25 के माध्यम से एक पहल शुरू की गई है, और इसकी कुछ सफलताएं भी देखी जा रही हैं। तो दोस्तों, डाइक्लोफिनाक की जगह अब जो है मोलक्सिकम
नामक दवा लाई गई है जो कि गिद्धों पर इसका प्रभाव कम पड़ रहा है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो इसमें सुधार हो रहा है। तो दोस्तों, राज्यों में गिद्ध को कौन सी चुनौतियां प्रभावित कर रही हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन की वजह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ मानवीय हस्तक्षेप, यानी इस क्षेत्र में वृक्षों को काट दिया जा रहा है। ये अर्जुन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, वहां पर अर्जुन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके साथ साथ जंगल की आग की वजह से भी यह जो है विस्थापित हो जा रहे हैं। अनिश्चित मौसम भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मवेशियों को दिया जा रहा है वह दर्द निवारक दवा जो दी जाती है डाइक्लोफेनेक के इस्तेमाल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके साथ साथ निमुसलाइड, केटोप्रोफेन जैसी दवाओं की वजह से गिद्धों की संख्या में कमी देखी जा रही है। तो दरअसल जिन मवेशियों को यह दवा दी गई, उन मवेशियों को मरने के बाद गिद्धों ने खा लिया, जिससे गिद्धों की आबादी प्रभावित हुई है। तो दोस्तों, हालांकि इस दवा पर साल 2006 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन तब तक यह गिद्धों की आबादी में गिरावट का कारण बन चुका था। और गिद्धों की घटती आबादी के कारण एक बहुत, अब देखिए इसका महत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यही आ जाती है कि यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में यह क्या भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण को साफ रखने में गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी की अहम भूमिका निभाते हैं। मैला ढोने के रूप में गिद्ध कई बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। कोई भी जानवर मर जाता है तो वह तुरंत आकर के वह उसे खा जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण हमारा पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है। दोस्तों, एक और इसमें रोचक बात यह महत्वपूर्ण है कि गिद्धों की घटती आबादी के कारण पारसी धर्म सुना होगा, तो पारसियों के सामने अंतिम संस्कार को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल गिद्ध कुछ ही घंटों में शरीर पर से मांस को साफ कर देते हैं, वहीं कौवे और चील बहुत कम मांस खा पाते हैं। ऐसे में कई शवों को खत्म होने में महीनों लग जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो दोस्तों, पारसियों में अंतिम संस्कार में यह समस्या देखी जाती है। यही कारण है कि पारसी लोग अब शवों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले कर देते हैं, क्योंकि गिद्धों की आबादी में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से वह लोग भी अब शवदाह गृह बनाने का फैसला कर लिए हैं। अभी हाल ही में साइरस मिस्त्री के अंतिम संस्कार के दौरान में भी यह देखा गया था। तो इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि यह कितने महत्वपूर्ण गिद्ध होते हैं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो दोस्तों, राज्य में गिद्धों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो राज्य सरकार ने मवेशियों के इलाज के लिए डाइक्लोफेनेक एक दवा के रूप में इसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। इवन इसको 2006 से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि नीलगिरी, इरोड और कोयम्बटूर जिलों में अन्य NSAID की बिक्री के लिए सख्त प्रतिबंध है। दोस्तों, इसके साथ साथ राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण जो कार्य योजना है, उसके माध्यम से गिद्धों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कुछ सफलताएं भी दिख रही हैं। तो इस तरह से तमिलनाडु राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की सहमति से यहां पर भी वह कार्यक्रम चला रही है। और दोस्तों, जंगलों को जो काटने की जो प्रवृत्ति है, उसको जंगलों को बढ़ाने का कार्य कर रही है। पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे कि इनको फिर से वहां पर रहने योग्य उनके लिए आवास की व्यवस्था की जा सके। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि ये वल्चर कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे पर्यावरण के लिए, और यही कारण है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इनको बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 10 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसको वायु प्रदूषण से जोड़ सकते हैं, एड्रेसिंग नॉर्थ इंडियाज बर्निंग इश्यूज सस्टेनेबली। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी जाड़े का समय आता है तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आता है, वो भी क्या, पराली जलाने का। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी पराली जलाने का मौसम कितना खराब होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है, और कौन से संभावित तदर्थ तकनीकी सुधार इस मुद्दे को कम समय में हल कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, पराली जलाने का असर पूरे भारत के गंगा मैदान एयरशेड में महसूस किया जा सकता है, जहां पंजाब और हरियाणा में यह पराली जलाया जाता है, और उसका असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बिहार और पश्चिम बंगाल तक की हवा की गुणवत्ता पर असर डालता है। तो दोस्तों, यह पराली है क्या? तो जब भी पंजाब और हरियाणा के किसान जब खेती करते हैं, यानी धान की फसल उगाते हैं, उसके बाद धान की फसल कटने के बाद जो बाकी बचा हिस्सा होता है, उसकी जड़ें वहीं खेतों में ही
रह जाती हैं। और दोस्तों किसान धान पकने के बाद फसल के जो ऊपरी हिस्से की ही कटाई कर देता है और ये इतना हिस्सा बचा रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगली फसल बोने के लिए खेतों को खाली करना होता है, जिसकी वजह से वह पराली को आग के हवाले कर देते हैं। यानी वह बचा हुआ जो भाग है धान का, वह बचा हुआ भाग उसमें आग लगा दी जाती है। यानी पराली दहन अगली फसल बोने के लिए फसल के अवशेषों को खेत में आग लगाने की एक क्रिया है। और इस क्रिया में सर्दियों की फसल, यानी सर्दियों में क्या है, रबी की फसल, तो रबी की फसल की बुआई पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा कम अंतराल पे की जाती है। दोस्तों आप जानते हो कि हरित क्रांति, बहुत बड़ा कारण हरित क्रांति भी है यह वायु प्रदूषण का। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के बाद ही पंजाब और हरियाणा में कृषि का विकास हुआ और इस तरह से बड़े कम अंतराल में वहां पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बुआई में देरी होती है और उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये लोग पराली दहन, पराली की समस्या का सबसे सस्ता एवं तीव्र तरीका है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, तुरंत उसको आग लगा करके खेतों को साफ कर देते हैं और फिर से दूसरी फसल तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों पराली दहन की यह प्रक्रिया अक्टूबर के पास शुरू हो जाती है और नवंबर में यह अपने चरम पर होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी होता है। अब यह जो है, तो पराली के बारे में आप समझ गए होंगे, तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव दिल्ली और एनसीआर रीजन में आप देखते होंगे कि पूरी तरह से गैस चैम्बर में बदल जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो वायु प्रदूषण की समस्या पूरी तरह से फैल जाती है और इसके साथ साथ यहां पर देख सकते हैं कि वातावरण में बड़ी मात्रा में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जिनमें CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। तो वातावरण में छोड़े जाने के बाद यह प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं और इस तरह से स्मॉग यानी धूम्र कोहरा इसे कहा जाता है। तो धूम्र कोहरा की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ यह मिट्टी की उर्वरता में भी कमी होती है, क्योंकि भूसी को जमीन पर दहन से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। और दोस्तों तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि पराली दहन से क्या होता है, जब आग जलेगी तो उसका जो है मिट्टी के अंदर तक उसका प्रभाव चलेगा और जिसकी वजह से मृदा की नमी भी खत्म हो जाती है और जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका नुकसान होता है। और दोस्तों इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। तो यह सब क्या है, पराली जलने के प्रभाव हैं, पराली दहन के यह प्रभाव हैं। तो पराली दहन के कुछ विकल्प हो सकते हैं। तो अल्पकालिक एक्स-सीटू और इन-सीटू प्रबंधन, यानी दोस्तों यहाँ पर एक्स-सीटू का मतलब क्या है, बहिर्स्थाने, जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग किया जाए। और इसके साथ साथ एक्स-सीटू सॉल्यूशन में बॉयलर में ईंधन के रूप में स्टबल को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना और एथेनॉल का उत्पादन करना या थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ साथ जला देना भी शामिल है। इसके साथ अगर इन सीटू प्रबंधन की बात की जाए तो इन सीटू सॉल्यूशंस में हम हैप्पी सीडर्स और बायो डिकम्पोजर इसमें शामिल हैं। तो हैप्पी सीडर में ट्रैक्टर के साथ लगाई जाने वाली एक प्रकार की मशीन होती है जो फसलों के अवशेष को उनकी जड़ समेत उसे उखाड़ फेंकती है। दोस्तों इसी तरह से तकनीकों का उपयोग, फसल पैटर्न में हम बदलाव के द्वारा भी पराली के प्रभाव को कम कर सकते हैं और यह बहुत ही मौलिक समाधान हो सकता है। इसी तरह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, तो दोस्तों सरकार ने प्रदूषण को कम करने हेतु ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया है। इसी तरह से किसानों से लगातार संवाद करने की आवश्यकता है। और दोस्तों पराली को पशुओं के चारे के उपयोग के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और पराली में न प्रयोग करते हुए उस चारे को हम दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने पराली के उचित प्रबंधन हेतु हैप्पी सीडर जैसे मशीनों में और अधिक सब्सिडी बढ़ाई है, यानी 50 से 80% तक सब्सिडी बढ़ाई है, जिससे कि किसान लोगों को लाभ मिल सके। पराली प्रबंधन के केंद्र, राज्य एवं अन्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और पर्यावरण से संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं।
तो दोस्तों इस तरह से यह सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं पराली के दहन के मुख्य विकल्प के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि पराली दहन से उपयोगी कच्चा माल नष्ट हो जाता है और इससे हवा प्रदूषित होती है, श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। तो इसलिए समय की मांग यही है कि पराली का पशु आहार के रूप में रचनात्मक उपयोग किया जाए और टर्बो हैप्पी सीडर मशीन एवं बायो डिकम्पोजर आदि जैसे विभिन्न विकल्पों को सक्षम करके प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए तो पराली की समस्या समाप्त हो सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 1 पर आया हुआ, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। ट्रस अनाउंसेस एग्जिट। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में आप देख सकते हैं ब्रिटेन को 3 महीने में अपना तीसरा प्रधानमंत्री मिलने वाला है, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक दिन पहले ही सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लिज ट्रस को तलब कर इस्तीफा देने के लिए कहा था। तो उनकी कैबिनेट में शामिल वित्त मंत्री और गृह मंत्री पहले ही अपना पद छोड़ चुके हैं। तो सुश्री ट्रस एक उदारवादी जो कि छोटी सरकार और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास करती हैं। 6 सितंबर को ही अभी हाल ही में वह सत्ता में आई थी। तो इस तरह से बड़ा सबसे छोटा कार्यकाल उनका होगा। तो प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद से ही यह विरोधियों के निशाने पर थी और फिर सबसे महत्वपूर्ण वो जो घटना हो गई टैक्स कटौती की, उसको लेकर के सांसद उनकी आलोचना करने लगे, जिसके बाद सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा और यही कारण है कि ट्रस ने त्यागपत्र दे दिया। तो माना जा रहा है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता का चुनाव दोबारा किया जाएगा। हालांकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद चाहें तो वे सिर्फ वे ही मतदान कर नया नेता चुन सकते हैं। अगर बोरिस जॉनसन के वफादार सांसद कोई अड़ंगा नहीं लगाते हैं तो भारत से संबंधित ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना जाना तय है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह भारत से संबंधित हैं, इनका जुड़ाव है। लेकिन अब आगे देखते हैं होता है क्या। ये तो दोस्तों रही खबर। अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है आप लोगों के लिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता कैसे है, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन का राजा करता है। तो परंपरा के अनुसार लोक चुनाव में जिस दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री होता है। जैसे अपने भारत में अगर देखा जाए तो भारत में भी क्या है, भारतीय जो लोकसभा चुनाव में जो 272 सीटों का जो जादुई आंकड़ा होता है, जो पार कर जाता है, वही देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन कई बार जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का सुधार स्तंभ है। तो शासन का संपूर्ण संचालन उसके ही हाथों में होता है। तो संसद में निश्चित बहुमत के रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वह कार्य क्या है, तो वह कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। यानी प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता है और वह सरकार का प्रधान भी होता है। तो संसद में महत्वपूर्ण विधेयक उसी के आदेशानुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। वह संसद के जीवन काल में वृद्धि करा सकता है। उसी के सुझाव पर राजा संसद का विघटन भी करता है। इन शक्तियों की तुलना संसार के अन्य किसी भी संवैधानिक प्रधान से नहीं की जा सकती और वह संसद में सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। किसी भी विषय पर उसके शब्द सरकार की ओर से अंतिम समझे जाते हैं। हालांकि दोस्तों संसदीय प्रणाली, भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से ही ली गई है। तो दोस्तों यह मंत्रिमंडल का निर्माण भी करता है, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जन्मदाता होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडलीय सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री अपने सविवेक से करता है और मंत्रिमंडल की बैठक उसी के द्वारा बुलाई जाती है और वह बैठकों में अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है। तो दोस्तों यदि किसी सदस्य को उसकी नीति मान्य नहीं है तो प्रधानमंत्री उसे त्याग देने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र पूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। इसी तरह से मंत्रिमंडल का अंत
करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को होता है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य एवं व्यवहार से असंतुष्ट है तो वह उसे हटा सकता है। दोस्तों, शासन का संचालन भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही करता है। वास्तविकता में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही समस्त शासन का संचालन करता है। वैधानिक दृष्टि से भले ही यह कार्य राजा को हो, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही अपने शासन का संचालन करता है और वह शासन का सर्वोच्च नियंत्रण करता व समन्वय करता होता है। जैसे भारत में देखा जाए तो सारा कार्य, मतलब यहां पर देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में भी प्रधानमंत्री काफी मजबूत स्थिति में होता है और भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन इवन शासन की जो विदेश नीतियों की आधिकारिक घोषणा है यही प्रधानमंत्री ही करता है। दोस्तों, वह राष्ट्र का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र का प्रतीक होता है। आम चुनाव में राजनीतिक दल अपनी नीतियों के आधार पर नहीं बल्कि अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उपाधियों से संबंधित शक्ति भी इसके पास होती है। यद्यपि उपाधियां प्रदान करना सम्राट का विशेषाधिकार है, किंतु उनका वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, वित्त पर भी इसका नियंत्रण होता है। देश के वित्त पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह वित्त मंत्री द्वारा उसी के आदेशानुसार रखा जाता है। इसी तरह से नियुक्तियों में भी सम्राट सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है, जैसे अपने देश में राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं और सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा की जाती हैं। इसी तरह से संकटकालीन शक्तियां, तो संकटकालीन शक्तियों में ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्रायः व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्वों और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है और संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया था। और दोस्तों, सम्राट को यह परामर्श भी देता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति और महत्व की अगर बात की जाए तो इसका यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह देश की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका और प्रशासन का प्रमुख होता है और दोस्तों, यह राजा और संसद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह राजा और मंत्रिपरिषद के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह देश का नेता होता है, यह दल का नेता होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश का शिखर नेतृत्व करता है। सत्तारूढ़ पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की भी कड़ी से कहा जाता है और सामूहिक उत्तरदायित्व, ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व है, अतः सभी मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही मिलकर कार्य करते हैं। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहां की राजनीति तथा शासन का केंद्र बिंदु होता है। वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से आपने देखा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निर्वाचन, उसकी कार्य एवं शक्तियां, उसकी स्थिति और महत्व के बारे में देखा। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 1 और 14 पर, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर। इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। तो कंपटीशन पैनल इंपोजेस 1338 करोड़ पेनाल्टी ऑन गूगल, यानी गूगल पर 1338 करोड़ की पेनाल्टी लगाया है। तो दोस्तों, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहा जाता है, उसने अमेरिकी कंपनी गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण परिवेश में बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर यह जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का भी निर्देश दिया है। और दोस्तों, सीसीआई ने कामकाज का तरीका ठीक करने का भी निर्देश दिया है। तो दोस्तों, उसने कहा है कि गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीकों को संशोधित करने का भी निर्देश दिया गया है। सीसीआई ने अप्रैल 2019 में ही देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। तो एंड्रॉयड दरअसल स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा स्थापित एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के आरोप मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जिसे MADA कहते हैं, और एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट, जिसे AFA कहा जाता है, जैसे 2 समझौतों से यह संबंधित होता है। तो दोस्तों, इस यहां पर देख सकते हैं कि क्यों लगाया गया जुर्माना। तो यहां पर नियामक ने यही कहा है कि अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने का
आदेश जारी करने के अलावा एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर यह जुर्माना लगाया गया है। और सीसीआई ने यह भी कहा है कि एमएडीए के तहत गूगल मोबाइल सूट जीएमएस को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करना उपकरण निर्माताओं पर अनुचित स्थिति थोपने के बराबर है और इस तरह यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है। सीसीआई ने यह भी कहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, जिसे एमएडीए कहते हैं, इसके तहत संपूर्ण गूगल मोबाइल सूट की अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन, इसे अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं है। और इससे पहले सीसीआई आदेश के मुताबिक 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। उस समय भी इसके पीछे सीसीआई ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग का दोषी पाया था। तो इस तरह से गूगल के अलावा मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और ओयो पर भी लगाया गया था जुर्माना। तो प्रतिस्पर्धा आयोग ने इससे पहले बुधवार को ऑनलाइन ट्रेवल फर्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर ओयो पर भी अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए कुल 392 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों, सीसीआई के अनुसार मेक माई ट्रिप व गो आईबीबो पर 223.48 करोड़ रुपए और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तो इस तरह से एमएमटी गो पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की थी और इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी जिस कीमत पर इसे दो अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा था। तो यह जो है, यहां पर देख सकते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियां और कार्य भी इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार यह नकेल कस सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। आज हम बात करेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका में टाइग्रे शांति वार्ता। तो दोस्तों, ये तो है खबर, चूंकि इथियोपियाई सरकार ने कहा है वह अगले सप्ताह अफ्रीकी संघ के नेतृत्व में शांति वार्ता में भाग लेगी ताकि टाइग्रे में लगभग 2 साल के युद्ध को सुलझाने की कोशिश की जा सके। दोस्तों, वहां पर 2 साल से युद्ध, तो यहाँ पर टाइग्रे कहाँ है? तो ये उत्तरी प्रांत में है। तो देखिए, ये तो रही खबर। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है कि आप लोग यहाँ पर इसको मैप में देख सकें। तो ये टाइग्रे यहाँ पर है। तो इस क्षेत्र पर लगातार 2 साल से चल रहा है संघर्ष। लाखों लोगों का इंटरनेट सुविधाएं सब बंद हैं और पूरा यहाँ का आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दोस्तों, इसके साथ साथ इथियोपिया, इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण झीलों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है, ये जो लेक टाना है, टाना झील का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यह जो है लार्जेस्ट लेक इन इथियोपिया, और यह जो है यहीं से ब्लू नील, यानी देखिए नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो एक सफेद नील है और एक नीली नील है। तो सफेद नील जो है वह विक्टोरिया लेक से होती हुई आती है जो कि युगांडा, कीनिया और तंजानिया से घिरी हुई है, और यह जो नीली नील है वह लेक टाना से निकलती है। तो दोस्तों, लेक टाना का यह सोर्स है। तो इस तरह से यहाँ पर एक और भी ध्यान रखेंगे, लेक अबे भी है और यह लेक अबे यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर लेक टाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहीं पर एक GERD डैम है जो कि नील नदी पर ही है। ब्लू नील को अबे रिवर भी कहा जाता है, ABBAY रिवर। तो यह अबे रिवर आल्सो नोन एज द ब्लू नाइल इसको कहते हैं, जो कि टाना झील से निकल रही है। और यह जो है ध्यान रखेंगे कि इसी पर यह डैम है GERD, यानी ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम। यह एकदम सीमा पर है, सूडान की सीमा पर है। यह भी ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में यह रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इथोपिया के बगल में सोमालिया है, इधर यहाँ पर देख सकते हैं कीनिया है, यह साउथ सूडान है, यह सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती भी है, यहाँ पर बाबिल मंडेब जल संधि है, इधर लाल सागर है और यह गल्फ ऑफ अदन है। तो इन सब को आप मानचित्र में जरूर देखिएगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण खबर है कि इंटरपोल ने वैश्विक कानून प्रवर्तन के लिए मेटावर्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह इंटरपोल ने दिल्ली में चल रही 90वीं महासभा में दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पहले मेटावर्स का अनावरण किया है। तो दोस्तों, इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पूरी तरह से चालू है। हालांकि इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं जिसे
दूर किया जा सकता है। तो मेटावर्स क्या है? तो मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां आपको असली दुनिया जैसा ही अनुभव होगा। हालांकि ये कंप्यूटर से बनाई गई दुनिया होगी, लेकिन बिल्कुल असली दुनिया जैसी यह दिखेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण और प्रभाव क्या हैं, और इस क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों तथा उनकी प्रभावशीलता का वर्णन करें। तो पराली वाला जो हमने बताया था उसके ही पॉइंट को यहाँ पर डालना है। दूसरा प्रश्न है गिद्धों की संख्या में गिरावट के क्या कारण हैं, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्ध क्या भूमिका निभाते हैं तथा इन्हें बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि इस यह उत्तर आप बहुत आसानी से लिख सकेंगे। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा उत्तर दीजिएगा और आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो आज पहला प्रश्न है कि मेटावर्स क्या है, और दूसरा प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका कार्य क्या है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।